Hi friends, today we are going to learn about logarithmic functions. So let us first try to understand what do we mean by logarithmic functions. For example, up till now what we have learned is different mathematical operators like plus. Now the addition is having its inverse operation which is known as minus or subtraction. We have learned multiplication. There is an inverse of multiplication which is known as division. In class 10th, you might have learned trigonometric functions like sine. There is an inverse of every trigonometric ratio which is known as inverse. For example, the inverse function of sine is sine inverse. Similarly, the inverse function of tan is tan inverse. So similarly, every mathematical operator is being defined with an inverse function of it. Now, what do we mean by inverse function? Suppose we are having any number x. I will discuss this plus and negative inverse relation. Suppose if I add a number a to x, it becomes x plus a. Now I want my x back again. I want my x back again. So to remove the effect of the addition, what I have to do is I have to subtract x plus a minus a, which becomes x. So I got my x back. So here it was started with x, then we added a. Now I want my x back, so I have again subtracted a. I am getting my function, my variable back as x. So ये होता है इनवर्स का काम. जो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जो भी नंबर्स में इफेक्ट डालता है, उस इफेक्ट को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको उसका एक इनवर्स फंक्शन चाहिए. तो अब हमने एक और फंक्शंस पढ़े हैं, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. b रेज टू x. अब यहाँ पे प्रोग्रेशन देखिए, प्लस था, लेकिन अगर हम सेम नंबर्स का रिपीटेशन करते हैं, जैसे मान लो 2 हमें कई बार प्लस करना है n टाइम्स, तो हमने इस मल्टीप्लिकेशन को सिंपल फॉर्म में कैसे कर दिया, 2 into n. I have added one new operator, that is multiplication. अब अगर 2 को कई बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे सेम नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, तो हमने इस फंक्शन को भी सिंप्लीफाई कर दिया. इसको हम लिखते हैं 2 रेज टू n. अगर 2 कई बार रिपीटेडली ऐड हो रहा है तो 2 into n, then we use multiplication. If a same number is multiplied n times, repeatedly multiplied, then we have 2 raised to n. This is an exponential function. ये सभी लोग अच्छे से जानते होंगे exponential function. तो इसका इनवर्स फंक्शन होता है log of y to the base b. अब ये log फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको जरा डिटेल में देखते हैं. बट बिफोर दैट let us have a quick look at the history of the logarithmic function, how it has emerged. So सबसे आपके मैथमेटिकल ना ही एग्जाम में क्वेश्चन में आपके ये आने वाला है हिस्ट्री, बट फिर भी जिन मैथमेटिशियंस ने ये टूल हमें दिया, जिन लोगों ने हमारा काम आसान किया, उनके बारे में थोड़ा जानना भी ज़रूरी है. तो लॉगरिथम एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है, ऑल क्रेडिट goes to John Napier. He introduced logarithmic operators या logarithmic mathematical tool
इन 1614। तो उस जमाने में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, जो भी फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे वो एक मैथमेटिशियंस की लाइफ को इजी करने के लिए बनाए गए थे, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए गए थे। टिपिकल कैलकुलेशन जो उस समय में पॉसिबल नहीं था कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेशंस, उन चीजों का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये टूल्स बनाए गए थे। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो लॉगरिथम का क्या यूज है? लॉगरिथम का सबसे मेन यूज था रैपिड कैलकुलेशन के लिए। of rapid calculation of high accuracy. Now अब ये हमारे कैलकुलेशन को इजी कैसे करता है, इसका आंसर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका आंसर तभी आपको मिलेगा जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। देन हम जब उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि आपको ये कैलकुलेशन इजी कैसे हो जाती है। दूसरा इसका पर्पस था, इसका रीजन था, इसका नीड था इस फंक्शन को फाइंड करने का, वो था टू फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एरिया फाइंड करने के लिए इस टूल का यूज किया गया। आप ये समझ लीजिए पैराबोला का एरिया फाइंड करने के लिए इस टूल को इन्वेंट किया गया। जैसे किसी मशीन का एक पर्टिकुलर पार्ट को खोलने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टूल ही रिक्वायर्ड है, ये जस्ट उसी तरीके का है ना। उसके बाद जब ये डेवलप कर लिया गया, देन उसके बाद इसको इंटीग्रल्स में भी यूज करने लगे, मींस इंटीग्रेशन। नाउ हिस्ट्री हो गई, अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को अगर सही से समझना है तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो शुरू में लिखते हैं 2 के एक्सपोनेंशियल, 2 टू द पावर 4 है। अब log ऑफ 4 टू द बेस 2, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस होता है वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन में भी बेस होता है। नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे जो पावर है एक्सपोनेंशियल में वो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू हो जाता है। नाउ 2 टू द पावर 3 8 है, so what I can write about log of 8 to the base 2? I think you have guessed it correctly, it is 3. 2 to the power 4 16. Similarly log of 16 to the base 2 is equal to 4. I think ये भी आपने करेक्टली गेस कर लिया। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। 2 to the power 10 1024. Now log of 1024 to the base 2 is equal to how much? ये आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। 3 to the power 2 it is 9, so log of 9 to the base 3। अब जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर होता है वो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू बन जाता है, और जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का वेरिएबल बन जाता है। बेस दोनों का सेम ही रहेगा। नाउ 3 to the power 3 it is 27, so log of 27 to the base 3 is equal to, I think you have guessed it correctly, so the power has become the value of logarithmic function and the value of exponential function
has become the variable of the logarithmic function. Similarly, 3 to the power 4, 81, our log of 81 to the base 3 is equal to 4. सेम वही एक्सप्लेनेशन जाता है. तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया लॉग क्या है. अब हम और डिटेल में देखते हैं लॉग क्या क्या वैल्यू ले सकता है, लॉग की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती. सो लेट अस मूव अहेड. सो अब लॉग का डेफिनेशन मैं दे देता हूं. log of x to the base b is equal to y if and only if b raised to y is equal to x. तो log of x to the base b is equal to y if and only if b raised to y is equal to x. अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं. क्या कंडीशंस हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहला कंडीशन है, कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. तो कंडीशंस को समझने के लिए सबसे पहले आप सभी ने ये पता होगा कि एनी बेस b टू द पावर 0 क्या होता है, 1. एनी बेस टू द पावर 0 इज 1. सो व्हाट कैन वी राइट. अब अगर इसको, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, देन वी कैन राइट log of b log of 1 to the base b is equal to 0. log of 1 to the base b is equal to 0. अब यहाँ पे बेस चाहे कुछ भी हो, फॉर एनी बेस b log of 1 to the base b is always equal to 0. Now next आगे बढ़ते हैं. एक और कंडीशन, एक और प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं. अब आपका बेस भी, बेस से पहले हम इसको कंटिन्यूशन कर लेते हैं. अब आपने सिर्फ पॉजिटिव पावर्स ही देखे हैं, क्या आपने नेगेटिव पावर्स डिस्कस किए? नहीं की. हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर्स ही डिस्कस किए. अब हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ पावर्स डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है. सो 2 to the power -1 हाफ, तो यहाँ पे log ऑफ हाफ टू द बेस 2, हाफ टू द बेस 2 कितना होगा, -1. सिमिलरली 1/4 2 to the power -2 है, log ऑफ 1/4 to the base 2 is equal to -2. Similarly 1/8 2 to the power -3 log of 2 1 to the power 8 is equal to -3. तो यहाँ पे जो x है x कैन बी लेस देन 1. तो यहाँ पे अगर आपका log का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, log का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है.
अगर आपका एक्सपोनेंशियल का वैल्यू लेस देन 1 है तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है अगर आपका एक्सपोनेंशियल का वैल्यू लेस देन 1 अगर है तो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेस पे। सबसे पहले अगर बेस मैं नेगेटिव लेता हूं तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मैंने बेस लिया सपोज -2, बेस इक्वल्स टू -2, सो बी रेस टू 1 कितना हो जाएगा? -2 रेस टू 1 विच इज इक्वल टू -2। बी रेस टू 2 कितना हो जाएगा? -2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4। बी रेस टू 3 कितना हो जाएगा? -2 रेस टू 3 विच इज इक्वल टू -8। अब अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो ये ग्राफ कहाँ कैसे दिखाई देगा? जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब मुझे ये नीचे भी लाइंस खींचनी है। नाउ जब 1 है तो -2 है वैल्यू, तो यहाँ पे आपका ग्राफ प्लॉट होगा। पहला पॉइंट सपोज करो माइंडेड हियर, ठीक है। नेक्स्ट जब 2 है तो आपका वैल्यू +4 है, तो अगर यहाँ पे प्लॉट होगा आपका पॉइंट। जब 3 है तो -8 प्लॉट होगा। और दिस ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि जैसे ही ये 1 है तब तक नेगेटिव है। अगर मान लीजिए पावर डेसिमल में है तब क्या होगा? अगर 1.5 है तो क्या करेंगे आप? इसका प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसीलिए हम बेस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। बेस मस्ट बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0। बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहली कंडीशन ये है। फॉर बेस लेस देन 0 function, exponential function is non-continuous and not defined। जब नेगेटिव बेस के लिए आपका एक्सपोनेंशियल ही डिफाइंड नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो हमें लॉगरिथमिक फंक्शन उसके लिए डिफाइन करना ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे मेन क्राइटेरिया है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब दूसरा एक और क्राइटेरिया है बेस पे ही। अगर अब मान लिया हमने बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, कोई भी डेसिमल वैल्यू रियल वैल्यू हो सकता है बेस, बट ग्रेटर देन 0, एनी रियल वैल्यू ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर बेस 1 हो जाएगा तो क्या होगा? बेस अगर 1 हो जाएगा तो 1:1 भी 1 है, 1:2 भी 1 है, 1:3 भी 1 है, और 1:x भी 1 ही होगा। तो हम चाहे पावर का वैल्यू कुछ भी ले, हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसलिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा, अगर हम बेस 1 ले लेते हैं तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक लाइन फंक्शन को डिफाइन करता है। तो ये एक लाइन को डिफाइन करता है। तो इसलिए b नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा बेस का b नॉट इक्वल टू 1, पार्डन, b नॉट इक्वल टू 1 ये हमारा बेस के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलो अभी जल्दी से क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी। देख लेता हूँ क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या मैंने बताया है। ठीक है, फॉर एनी बेस बी, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब मैं लॉगरिथम का डेफिनेशन फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो log of
x to the base b is equal to y if and only if b raised to y is equal to x. यहाँ पे b greater than 0 and b not equal to 1. b not equal to 1. ये क्राइटेरियाज हमें फुलफिल करने हैं. अब ये क्राइटेरियाज फुलफिल करने के साथ साथ एक और चीज हमने पढ़ी, वो ये है कि बेस चाहे कोई भी हो, फॉर एनी बेस b log of 1 to the base b is always 0. ठीक, तो इसको मैं आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा और रिमेंबर कीजिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. अब हम देखते हैं डोमेन और फंक्शन, डोमेन और रेंज. हर फंक्शन की डोमेन होती है, रेंज होती है. डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, मतलब एक किसी फंक्शन का वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं. और रेंज है कि उसके ओवरऑल फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है उस वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए. फॉर एग्जांपल सब बाउंसर गया होगा, बट अगेन फॉर एग्जांपल एक मैं साइन का एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था. आपने एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ा था. सो साइन ऑफ थीटा एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ा है, तो हमारा थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. तो मैं इसको कहूँगा रेंज, इसको मैं कहूँगा डोमेन, क्योंकि मेरा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फंक्शन साइन है, वेरिएबल क्या है थीटा. दिस इज माय वेरिएबल. तो अगर मेरा वेरिएबल थीटा है तो थीटा की जो जो वैल्यूज हो सकती है वो मेरा हो गया डोमेन. अब साइन थीटा की क्या क्या वैल्यूज आएंगी एज ए होल, वो हो जाएगा मेरा रेंज. तो अगर थीटा 0 है तो सबसे पहले 0, 90 है तो मैक्सिमम 1. तो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या आई 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये हो गई हमारी रेंज. तो सिमिलरली अगर मैं इसका इनवर्स निकालने जाऊँ, इनवर्स फंक्शन फाइंड करने जाऊँ, तो ये डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है. ठीक है, वो आप लोग आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में पढ़ोगे, बट मेरे ख्याल से मैंने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है. तो अब हम यहाँ पे डोमेन और रेंज देखने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले अगर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखना होगा तो उससे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज देखना बहुत ज़रूरी है. तो वो हम देख लेते हैं. तो उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल बेस और वेरिएबल्स की वैल्यू का, ताकि हमें समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाए. तो बेस हमें पता है, बेस हमारा क्या हो सकता है ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1. तो हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं कि हमारा बेस ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, और हमारा एक बेस ग्रेटर देन 1 है. बेस इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वो वाला वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो हमने हमारे बेस की सारी वैल्यूज कंसिडर कर ली. या तो वो 1 से और 0 के बीच में हो सकता है, या फिर वो 1 से बड़ा हो सकता है. ना ही वो 0 के बराबर हो सकता है, ना ही वो 1 के बराबर हो सकता है. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल. सपोज मैं b रेस टू x फाइंड करना चाहता हूँ. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का नहीं देख रहा हूँ, ये ध्यान रखना. लॉगरिथमिक फंक्शन के इसके बाद बनाएंगे हम. नाउ b रेस टू x हम फाइंड कर रहे हैं फंक्शन f ऑफ x से डिनोट करते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन b रेस टू x. नाउ अगर बेस लेस देन 1 है, और अभी हम हमारे x को भी बांट लेते हैं डिफरेंट रेंजेस में. x ग्रेटर देन 0, x अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब x का वैल्यूज पॉजिटिव है, और हमारा बेस 1 से कम है, तो जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा
उसका वैल्यू लेस देन 1 ही आता जाएगा। मान लीजिए 0.5 को 0.1 ले लो, 0.1 को आप 0.1 का पावर 2 कर लेते हैं, यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 0.1 का पावर 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01, हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। तो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y, कंफ्यूजन रहेगा, रहने दीजिए, एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1 बट इट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको 0 होने के लिए फॉर 0.1 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 0 होगा नहीं, बट टेंडिंग टू 0, ये कब होगा, if and only if x tends to infinity, x tends to infinity। तो इसका वैल्यू जब x इंफिनिटी तक भी पहुंच जाएगा तब भी इसका वैल्यू 0, इंफिनिटी पे पहुंचेगा तब इसका वैल्यू 0 होगा। और जबकि हम इंफिनिटी वैल्यू को हम हमारे रेंज में कंसिडर, डोमेन में कंसिडर नहीं करते, इंफिनिटी को हम नॉट डिफाइंड ही कहते हैं, एक्चुअली वो इंफिनिटी एक नॉट डिफाइंड नंबर है। ओके, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 होगा तो f ऑफ x का वैल्यू आपको पता ही है क्या होगा, अगर इसका पावर 0 हो जाता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। अब दूसरा बचता है x लेस देन 0, अगर x नेगेटिव पावर है, x नेगेटिव पावर है मतलब 0.1 रेज टू -1, तो कितना हो जाएगा 1/0.1, ये तो 10 हो जाएगा, मीन्स मोर देन 1 वैल्यू आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर ये आपका बेस है ना, इस लेस देन 1, सो आपका जो रेसिप्रोकल होगा उसका वो मोर देन 1 आना शुरू हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नो, अब हमने b ग्रेटर देन 1 वैल्यू के साथ डिस्कस करेंगे तो वो बड़ा सिंपल है, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे x अगर 0 होगा मतलब पावर अगर 0 हो जाएगा तो बेस चाहे कुछ भी हो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो मैंने ये टेबल लिखाने का आपको दिखाने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि चाहे हम कुछ भी कॉम्बिनेशन कर लें, बी का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बेस, जो हमने देख लिया कि बेस इस वैल्यू मतलब बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, फर्स्ट थिंग बेस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। उसके अलावा जो भी रियल वैल्यूज है बेस की उन सभी के लिए एफ ऑफ एक्स आप अगर ध्यान दोगे तो ग्रेटर देन 0 है, कहीं पे भी लेस देन 0 आया क्या, ग्रेटर देन 0 टू 1 इक्वल टू भी 1 आया और ग्रेटर देन 1 भी आया। तो एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स फॉर, और एक्स का देखिए हमने सारे वैल्यूज लिए, अगर एक्स सारे रियल वैल्यूज ले सकता है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, वो इक्वल टू भी 0 नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 कब होगा मैंने यहाँ पे बता दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 if and only if ओके पार्डन, मैंने एक मिस्टेक किया है यहाँ पे, ये वाला जो वैल्यू है जब x नेगेटिव होगा, यहाँ पे अमेंड कर लीजिए, जब x नेगेटिव होगा और b ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 1 हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स तभी 0 हो सकता है जब x इन्फिनिटी पे जाए, चाहे प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तभी वो एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 ओनली इफ x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी
और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे बेस लेस देन 1 होगा, यहाँ पे बेस मोर देन 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी हमारा क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा डोमेन रियल नंबर, ये हो गया हमारा रेंज एफ ऑफ ग्रेटर देन 0। इसको हम और बेटर वे में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, ओके सॉरी, ब्रेस ब्रैकेट 0 to infinity, both value not included, both value not included। ओके, मतलब 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। ओके, आगे चलें। अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। सो लॉगरिथमिक फंक्शन में इसका जस्ट इन्वर्स करना है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log of b to the power x। तो अब यहाँ पे जो पावर था, यहाँ पे जो पावर की रेंज थी वो ये यहाँ एफ ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी। ये सुन, अगर मैं हमने लॉगरिथमिक की डेफिनेशन जो लिखी है उसी को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस b if and only if b raised to f of x is equal to x। तो अब अगर यहाँ पे पावर की रेंज क्या थी, यहाँ पे पावर क्या था, यहाँ पे पावर था x, तो यहाँ पे पावर क्या है f ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो f ऑफ x इज एनी रियल नंबर। तो f ऑफ x का रेंज आ जाएगा एनी रियल नंबर। दूसरा, यहाँ पे अगर इसको मैं कंपेयर करूँ यहाँ से, यहाँ का जो x है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का f ऑफ x है और उसकी रेंज क्या थी 0 to इन्फिनिटी। तो जस्ट हमें इंटरचेंज कर देना है, x 0 to infinity plus infinity, both value not included, both value not included। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सॉरी, उससे पहले ये हो गया हमारा डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए और ये हो गया हमारा रेंज लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। नाउ इसका ग्राफ बनाते हैं सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे मैं लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाऊंगा और अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेस एज्यूम कर लेंगे 2। अगर हमने बेस एज्यूम कर लिया 2 तो लॉग ऑफ, अब हमारा वेरिएबल का वैल्यू क्या हो सकता है, वेरिएबल का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक बोथ वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। तो हम इसका वैल्यू लेते हैं हाफ 1/2 एज यू नो। तो लॉग ऑफ हाफ हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया था, वो आएगा -1। उसको हम, चलिए मैं और एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 to the power -1, हाफ को टू द बेस 2, तो ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 to the power -2 टू द बेस 2, ये हो जाएगा -2। देन लॉग ऑफ 1/8 टू द बेस 2, ये हो जाएगा लॉग ऑफ
2 to the power -3, क्योंकि 1/8 कैन बी रिटन एज 2 to the power -3। हमें यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसको कोशिश करना है कि उसके बेस के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख दे, तो ताकि बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, लॉग लॉग भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ वैल्यू मिलेगा उसकी पावर, आंसर मिल जाएगा उसका पावर। तो ये 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, देन बाकी के 3 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो हाफ लगभग यहाँ पे होगा, हाफ पे हमें मिला -1, ये माइनस है, यहाँ पे ये पॉइंट मिला। नेक्स्ट 1/4 मतलब हाफ और 0 के बीच का हाफ, यहाँ पे -2 मिला। देन इसके बीच का हाफ बहुत डिफिकल्ट है बनाना, सो आई विल सजेस्ट ये 3 ही पॉइंट बनाते हैं। एक्यूरेसी आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं 1 से ज़्यादा वाली वैल्यू पे। तो सबसे पहले 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि log of 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। log of 4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log of 4 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 8 log of 2 to the power 3 हो जाएगा, log of ठीक है, यही 3 वैल्यू कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा x1 अगर है तो y हो जाएगा ये log of x, और यहाँ पे ये y है। नाउ अगर x1 है तो y क्या हो जाएगा 0, तो 1,0 हमें प्लॉट करना है, तो दिस इज 1,0। नेक्स्ट इज 4,2, 4, इसके बीच में भी एक वैल्यू होगा 2,1, वो प्लॉट कर लेते हैं 2,1। अब 2,1 कैसे आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log of 2 to the base 2 is equal to log of 2 to the power 1 to the base 2 which is equal to 1, ठीक है। नेक्स्ट 4 का आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अब प्लॉट नहीं करते हैं, अब 8 पे जाना पड़ेगा, छोड़िए अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके का, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी पे कब पहुंचेगा, जब हमारा y इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। y कब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, जब हमारा x इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। और हमारा y माइनस इन्फिनिटी पे कब पहुंचेगा, जब हमारा x 0 पे पहुंचेगा। जब हमारा x 0 हो जाए, 0 पे पहुंचने वाला होगा, तब हमारा यहाँ पे ये जो कर्व का y है वो इन्फिनिटी पे पहुंचने वाला होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब अगर बेस चेंज हो जाएगा, बेस आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो ग्राफ का कर्वेचर चेंज होता जाएगा। ग्राफ का तो ग्राफ का कर्वेचर, अगर आप बेस चेंज करते हो तो ग्राफ का, दूसरा कलर ले लेता हूँ, अगर हम बेस चेंज करते हैं तो ग्राफ का सिर्फ कर्वेचर चेंज होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट कॉमन रहेगा, वो है 1,0, वो है 1,0। b less than 2, b greater than 2। जितना बेस बढ़ता जाएगा उतना कर्वेचर फ्लैट शॉर्ट होता जाएगा, कर्व उसका उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व आपको देखना है, यहाँ से कितना कर्व हो रहा है, जितना मुड़ता जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। कर्वेचर बेस बढ़ने पे बढ़ता जाएगा, बेस कम होने पे कर्वेचर कम होता जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की चीजें
जिसमें हमें बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखनी है, वो कैसे हेल्प करती है एक्चुअल टिपिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में, इजीली सॉल्व करने में। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और ही ऐसे वीडियोस बनाता रहूं और अच्छे तरीके से बनाता रहूं।